बड़ी खबरों को लेकर जलालुद्दीन की कोठी पर कल भी चलेगा बुलडोजर। कल सुबह 10 बजे से फिर चलेगा बुलडोजर। आधे से ज्यादा मकान को जमींदोज किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कल सुबह 10 बजे से फिर चलेगा बुलडोजर। आज 8 बुलडोजर से कोठी को जमींदोज किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जलालुद्दीन की कोठी पर आज जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, कल भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि क्या हस्र है इस बिल्डिंग का, जो विद्यालय के लिए कहा जाता है बनवाई जा रही थी, और ये अवैध अतिक्रमण करके बनवाई जा रही थी। ये काले कारनामों से जो अवैध धन इकट्ठा किया था, उससे ये बिल्डिंग बनवाई जा रही थी। और ये माना जा रहा है कि जो संचालन होता था काले कारनामों का, वो यही सेंटर है जिससे लेकर के पूरे देश में अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन किया जाता था। एक पूरी गैंग मिलकर के इसका संचालन करती थी, जिसमें छांगुर बाबा, जिसका तो सरगना था ही, इसके अलावा गैंग के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन पर अब धीरे धीरे शिकंजा कसने जा रहा है। बहरहाल सरकार ने जो बुलडोजर एक्शन लिया है वो देखने लायक है, और अंजाम क्या होता है इस काली कमाई का, वो हस्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बुलडोजर यहाँ पर लगे हुए हैं, अभी चाय पानी यहाँ पी रहे हैं। उसके बाद चूंकि आधी बिल्डिंग गिर चुकी है, इसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। इन सोलर पैनल को भी अलग किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। तो इसलिए अभी तक थोड़ी देर के लिए इसको कार्रवाई को रोका गया है, क्योंकि सोलर पैनल जब काट लिए जाएंगे उसके बाद ही कार्रवाई फिर शुरू होगी। वहीं जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। अंबेडकर नगर में अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। नगर पंचायत अशरफपुर के चौचा में स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, इसे तोड़ दिया गया है। इससे पहले भी यहां पर 32 बीघा बंजर जमीन को खाली कराया गया था और कब्रिस्तान की जमीन भी कब्जा मुक्त कराई गई थी। लगभग मुझे लगता है कि वो 32 बीघा जो बंजर जमीन थी वो खाली कराई जा चुकी है, और लगभग 28 बीघा जो कब्रिस्तान की जमीन थी वो भी खाली कराई जा चुकी है। कुछ और जगह हम लोग अतिक्रमण हटा चुके हैं। ये अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम लगातार जैसे योगी जी की मंशा है उसके अनुरूप हम लोग जारी रखेंगे, और नगर पंचायत में अवैध कब्जेदारों से भी निवेदन है कि वो स्वतः बुलडोजर उनके ऊपर न चले, वो स्वतः अपना कब्जा हटा लें ताकि आम जनमानस को सुलभ सुविधा मिल सके। उधर अंबेडकर नगर के वाजिदपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम को विरोध के चलते वापस लौटना पड़ा। पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों की टीम से नोकझोंक हुई और भारी विरोध के चलते टीम को बिना कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा। नोएडा अथॉरिटी की बुलडोजर वाली कार्रवाई सूरखा जाहिदाबाद गांव में गरजा बुलडोजर। 4500 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। कब्जा मुक्त जमीन की कीमत 18 करोड़ रुपए है। तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूरखा जाहिदाबाद गांव में बुलडोजर गरजा है जहां पर कार्रवाई की गई है। 4500 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की 2 और संपत्तियां कुर्क की गई हैं। पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर और मुनादी कराकर कुर्की के बोर्ड लगाए हैं। दोनों करीब 1 करोड़ 46 लाख कीमत की जमीन कुर्क की गई। नवाब की मां और पत्नी सुशीला के नाम पर दोनों जमीन दर्ज हैं। सोमवार को भी पुलिस नवाब सिंह की 92 लाख की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। इस तरह से जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 दिनों में 2 करोड़ 38 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। नाबालिग से रेप के कथित आरोप के बाद से नवाब और उसका भाई नीलू यादव जेल में बंद है। नवाब सिंह की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं तथा उनके परिवार की संपत्तियों को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गदनपुर बद्दू तथा कंदरौली बांगर ये 2 गांवों की संपत्तियों को कुर्क कर रहे हैं।
जिसमें से गदनपुर बड्डू की जो ज़मीनें हैं वो लगभग 11.5 बीघे की हैं और उनकी मालियत 72 लाख के करीब है। और कंदरौली बांगर की ज़मीनें जो हैं ये 74 लाख की मालियत रखती हैं। यहाँ गदनपुर बड्डू की ज़मीन इनकी माता मूला देवी के नाम पे है। गाजियाबाद के न्यू पंचवटी कॉलोनी में एक एचआर मैनेजर की कार में तोड़फोड़ की गई। पीड़ित अनूप दुबे ने आरोप लगाया कि उनके घर के बाहर खड़ी कार में 2 युवकों ने तोड़फोड़ की और उन्हें धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अनूप दुबे ने इस घटना के पीछे अपनी पत्नी के भाइयों का हाथ होने की आशंका जताई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिसमें कि 2 व्यक्ति जिन्होंने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था वो एक गाड़ी को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर तत्काल ही जो इनका प्रार्थना पत्र है इसकी जांच की जा रही है और इसमें आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें इन्होंने अपने साले पर आरोप लगाया है। इसके जो भी इनके आरोप है उन सभी की जांच की जा रही है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी का 6 घंटे में खुलासा कर दिया और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कमलानगर इलाके में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया था और भगवान की पीतल की मूर्तियां चोरी कर फरार हो गए थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करते हुए मूर्ति बरामद कर ली है। संभल पुलिस ने कोर्ट परिसर से बाइक चोरी करने वाले शातिर को गिरफ्तार किया है और चोरी की 4 बाइक समेत 6 बाइक बरामद की गई हैं। शातिर चोर जिस कोर्ट में तारीख पर जाता था वहीं से बाइक चुरा लाता था। समोली पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर नौशाद को पकड़ा है। नौशाद पुत्र वहीद है जो कि थाना समोली क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि 5 और मोटरसाइकिलें चोरी की उसने अलग जगह पर खड़ी कर रखी हैं, जो कि उसकी निशानदेही पर वो 5 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई। कुल 6 चोरी के वाहन, चोरी की मोटरसाइकिल इस अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद हुई हैं और इसमें जो है 4 मोटरसाइकिलें अभी तक कनेक्ट हो चुकी हैं। विभिन्न क्षेत्रों से इसके द्वारा चोरी की हैं, मुरादाबाद और संभल के अलग अलग थाना क्षेत्रों से। प्रतापगढ़ में पुलिस ने जानलेवा हमला और मारपीट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को पूरे कुमार गांव से अरेस्ट किया है। बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। जानलेवा हमला मारपीट मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मार पड़ता है थाना कोडोर क्षेत्र में। यहाँ पर 2 परिवारों के बीच में मारपीट हुई है, जिसमें बाबूलाल नाम के व्यक्ति को चोटें आई हैं और इनको SRN मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया है। परिवार और पुलिस के द्वारा इनका बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। बागपत में पत्नी के साथ ससुराल में विवाद का निपटारा करने गए पति की हत्या कर दी गई। ससुराल पक्ष पर दामाद की पीट कर हत्या का आरोप है। मृतक के परिजन का कहना है कि हत्या में पत्नी भी शामिल है। बता दें कि मृतक ने मंदिर में शादी की थी। ससुराल वाले शादी के खिलाफ थे, इसलिए विवाद चल रहा था। विवाद का निपटारा करने विकास ससुराल गया था, जहां उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। विकास की पत्नी के अपने भाई, जीजा और कई लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मृतक के परिजन ने पत्नी को भी आरोपी बनाया है। कल फादर ने कहा अपनी वाइफ से कि जाके मूल वाले निवास से कुछ कपड़े निकाल लाओ, कल मुझे सुबह कहीं पे जाना है। और रात को करीब 9 बजे जो आकाश की मदर थी वो चली गई कपड़ा निकालने के लिए और इसी बात को लेके उसकी जो आकाश की वाइफ थी निधि और उसकी सलहज साली, इन लोगों ने इस पर मारपीट की। उसी को छुड़ाने के लिए विकास और उसकी पत्नी आरती वहाँ पे गए थे। इसी बात को लेकर आकाश नाराज़ हो गया और आकाश ने पत्थर से उसको मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। सहारनपुर में घर के बाहर चक्कर लगाने से मना करने पर बाइक सवारों ने गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना गांव घाटमपुर की है। 2 युवक बाइक पर बार इंतजार के घर के चक्कर लगा रहे थे, जिसका विरोध किया तो फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इन्होंने नामजद तहरीर दी है थाना नकुड़ पर और उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो पूछताछ में अभी तक सामने आया है कि जो बाइक के जो 2 व्यक्ति हैं वो बाइक पे बार इसके घर के आसपास चक्कर लगा रहे थे, जिसपे विरोध उसने किया इंतजार ने कि बार तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। इसी की रंजिश के चलते हुए उसने गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया, जान में गोली लगी है। फिलहाल ये खतरे से बाहर है।
कौशाम्बी में एक युवक पर अपनी पत्नी और साली की अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप है। मामला डीजीपी के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही उसका पति और ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करने लगे। मामला इतना बढ़ा कि कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। पीड़िता का यह भी आरोप है कि सितंबर 2021 में युवक ने उसे नहर में धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की थी। एक मुकदमा डीजीपी सर के आदेश से दर्ज हुआ है। ये लोग वहाँ उपस्थित गए हुए थे तो उस पर आदेश हुआ और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इनका आरोप है कि हमारी लड़की की अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे जगह जगह पे वायरल कर रहे हैं, जिससे उनका डिफेम हो रहा है। उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होंगे इसमें भी शीघ्र जेल भेजे जाएंगे। लखीमपुर खीरी में डायल 112 में तैनात होमगार्ड पर नाबालिग छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है। छात्रा ने लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर दरिंदगी की बात कही। पुलिस ने होमगार्ड विजय शंकर पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। कल पुलिस को ये सूचना मिली, एक लगभग 17 वर्षीय महिला द्वारा अपने ही परिचित, जो भी कोतवाली शहर के ही रहने वाले हैं, विजय शंकर पांडे, उनके खिलाफ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने और किसी अनजान जगह पर ले जाकर सेक्सुअल असॉल्ट करने का ये आरोप लगाया गया था, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर में डीजे को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गढ़ी इसरपुर गांव में नमाज के दौरान डीजे की आवाज कम करने को लेकर बवाल हुआ था। दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हुए थे। तहरीर के आधार पर 11 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दिनांक 6 जुलाई 2025 को थाना देवबंद के ग्राम अमरपुर गढ़ी में जब प्रथम पक्ष, जो कि अनुसूचित जाति समाज की एक बारात जा रही थी, तभी द्वितीय पक्ष, जो कि मुस्लिम समाज के कुछ युवकों द्वारा डीजे की तेज आवाज का विरोध करने लगे और वहां पर कुछ बारातियों के साथ उन्होंने लाठी डंडे के साथ मारपीट की है, जिसमें 2 व्यक्तियों को चोट आई है। इसमें पीड़ितों का मेडिकल पुलिस द्वारा कराया गया और उनकी तहरीर पर थाना देवबंद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। कानपुर पुलिस ने साइबर ठग गैंग के गिरफ्तार एक और आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी राकेश प्रसाद गुप्ता को 6 जुलाई को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया गया। एक आरोपी चंद्रशेखर भुजाड़े पहले ही पकड़ा जा चुका है। ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं में फंसाते थे। पीड़ित विनोद कुमार से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी। टोटल इन्होंने 2 महीनों में, 1.5 से 2 महीनों में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्होंने उसमें लगाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको रियलाइज़ हुआ कि इसके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। जब इन्होंने और थोड़ा पता करने का प्रयास किया तब इनको एहसास हुआ कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तत्काल ये पुलिस के पास आते हैं। मामले में FIR दर्ज होती है और इसमें जो एक अभियुक्त था तत्समय पकड़ा जाता है, जिसका नाम था चंद्रशेखर भुजाड़े। बड़ी खबर आ रही है। यूपी धर्मांतरण केस में ईडी की एंट्री हुई है। ईडी ने यूपी पुलिस से ली FIR की कॉपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी कर सकती है मामले की जांच। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की यूपी धर्मांतरण केस में ईडी की एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी, ये बात यहां पर कही गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यूपी धर्मांतरण केस में ईडी की एंट्री और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो इस मामले की जो FIR रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगी गई है और उसी के आधार पर अब जल्द ही हो सकता है कि इस मामले में जांच एजेंसी ईडी की औपचारिक तौर पर एंट्री हो जाए और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला इस मामले में दर्ज किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से जो ये जानकारी मिली है कि धर्मांतरण और जो मतांतरण है, इसमें कई बार जो है तकरीबन 30 से 40 बार फॉरेन भी गए, फॉरेन से तकरीबन 100 करोड़ का फंड भी मिला है। तो ये फंड किस आधार पे दिया गया, किस तरह से ये फंड जनरेट हुआ, किन किन खातों में पैसा आता था
और क्या ये मतांतरण कराने के लिए ही पैसा आता था या इसके पीछे कोई और भी मोटिव है, इन तमाम मामलों पर जांच एजेंसी के द्वारा आगे पड़ताल की जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो शुरुआती एफआईआर है, उस एफआईआर के आधार पर इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है अभी शुरुआती स्टेप्स हैं, शुरुआती प्रथम चरण के दौरान में ही इस मामले पर आगे की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश का के द्वारा पुलिस के द्वारा जो दर्ज एफआईआर है उसको भी मांगा गया है और उसकी स्टडी कराई जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में एक सप्ताह के अंदर में हो सकता है कि जांच एजेंसी ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस को दर्ज करके औपचारिक तौर पर इन तमाम मामलों पर पड़ताल स्टार्ट कर दी जाएगी। और वो जो लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं, खास तौर पर मतांतरण, और दूसरा जो एक एंगल होगा इसमें जो कई ऐसे बैंक अकाउंट्स बनाए गए, तकरीबन 35 ऐसे जो बैंक अकाउंट्स बनाए गए हैं, उस बैंक अकाउंट के बारे में पड़ताल की जाएगी। और इसके साथ साथ जो तकरीबन 100 करोड़ रुपए का जो एक जो संदिग्ध लेन देन है, उस संदिग्ध लेन देन को भी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा खंगाला जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाला एक सप्ताह के अंदर इस मामले पर कई महत्वपूर्ण अपडेट जो है जांच एजेंसी ईडी के द्वारा औपचारिक तौर पर दिए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में हाई लेवल बैठक की गई। इसमें 4 राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण की अगुवाई में बैठक में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और आस्था पर चर्चा हुई। खाने की शुद्धता को लेकर पूरे कांवड़ मार्ग पर नो नॉन-वेज स्कीम लागू की गई है। खाने की जांच के लिए केवल एफएसएसएआई डिपार्टमेंट अधिकृत है। ढाबों रेस्टोरेंटों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिससे उनके असली मालिक और काम करने वाले कर्मचारियों का पता लग सकेगा। इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िया आने की उम्मीद है, इसलिए क्राउड और ट्रैफिक कंट्रोल पर फोकस रहेगा। 4 राज्यों के कोऑर्डिनेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। डीजे की हाइट 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी। मानक से ज्यादा हाइट पर डीजे लगाने वालों पर एक्शन भी होगा। पूरे कांवड़ मार्ग पर खंबे प्लास्टिक से कवर रहेंगे। जो ये डीजे है, इनकी हाइट, वेट और नॉइज लेवल की बात है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि 75 डेसिबल से ज्यादा उसका साउंड लेवल नहीं होना चाहिए। और हाइट जो है वो 10 फीट और विड्थ जो है 12 फीट, ये इसको इंश्योर करना है। और इसके लिए जहां पर भी असेंबल होते हैं, ये मुजफ्फरनगर से रुड़की तक, रुड़की से मुजफ्फरनगर तक के जो एरिया है, वहां पर ये असेंबल होने की बात जानकारी में आई है। तो जो भी इसके कंसर्न्ड प्रतिष्ठान है जहां पर ये असेंबल किए जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी फिक्स की जा रही है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई गाड़ी होती है जो फर्स्ट पॉइंट पर, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है, तो वहीं पर उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई और जिसने असेंबल किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी 4 प्रदेश के कंसर्न्ड ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं, और ये इस तरह की बात हो डीजे के हाइट और विड्थ को लेकर, या फिर कोई और भी घटना हो, एक्सीडेंट हो, या इवन ज्यादा क्राउड हो रही हो, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हरिद्वार में हो रही है, तो इससे आपस में ये लोग एक्सचेंज करेंगे मैसेजेस को, और बिजनौर या जो मुजफ्फरनगर है वहीं से वो ट्रैफिक रोककर और होल्डिंग एरिया में लोगों को ले जाने की व्यवस्था बनाएंगे। एफएसएसएआई के लोगों को बताया गया है कि ये उन्हीं को करना है, ये बाकी हर आदमी जाकर इस चीज को नहीं करेगा। एफएसएसएआई के लोग इसको करेंगे, और वो QR कोड दे रहे हैं जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी कि कौन है वेंडर या कौन है होटल का ओनर। ये हर आदमी की ये जिम्मेदारी, हर आदमी का ये अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता, ये सिर्फ एफएसएसएआई के लोगों को इंश्योर करना है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी राजीव कृष्ण मेगर में औगड़नाथ मंदिर पहुंचे मेरठ में, जहां पर दोनों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। ये मेरठ का प्रमुख मंदिर है। शिवरात्रि पर यहां 4 लाख कांवड़िये पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर में ही कांवड़ कंट्रोल रूम स्थापित होगा। मंदिर पर भीड़ मैनेजमेंट को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। 4 राज्यों की हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी राजीव कृष्ण औगड़नाथ मंदिर पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने विशेष पहल के तहत हरिद्वार से गंगा जल मंगाया है। पुलिस लाइन से जिले के हर थाने को 50 लीटर गंगा जल भेजा जा रहा है। यात्रा के दौरान कांवड़ खंडित होने पर कांवड़िये के फौरन पुलिस ये गंगा जल देगी। गंगा जल लाने के लिए पुलिस की एक टीम हरिद्वार गई थी। हर की पौड़ी से 1400 लीटर गंगा जल गाजियाबाद लाया गया है। देहात जोन के थानों में गंगा जल बांट दिया गया है।
कांवड़ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर संवेदनशील है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए तैयारी की जा रही है। योगी सरकार जनता के लिए सेवा भाव से समर्पित है। योगी सरकार संवेदनशील है और सभी यात्रियों का और राज्य के सभी राज्यवासियों का किसी प्रकार की तकलीफ न, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और सरकार की जो योजनाएं हैं एक गरीब तक पहुंचे, चाहे पोषण आहार हो, चाहे शादी समारोह हो, या चाहे पक्का मकान हो, शौचालय हो, गांव की सफाई हो, स्वच्छता हो, जितने भी काम हैं, चाहे अमृत सरोवर हो, वृक्षारोपण हो, स्वच्छता हो, जल संचय हो, ये सभी लेकर आदरणीय योगी सरकार संवेदनशील भी है और जनता के लिए समर्पित भी है। एक सेवा भाव। देखो, हम सत्ता बनाते हैं तो राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, मेरा मिशन है। हम गरीब के सेवा के लिए सरकार बनाते हैं, लूट के लिए नहीं सरकार बनाते। उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसको लेकर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की। मथुरा में करीब 38 लाख पौधे लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की गई है। राधे राधे प्रिय ब्रजवासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम आह्वान और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से 9 जुलाई 2025 को प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का आयोजन हो रहा है। इस दिन 37 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे। हमारे जनपद मथुरा में 37.81 लाख पौधों का लक्ष्य तय किया गया है। आप सभी से अपील है कि इस महाअभियान में एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण भी सुनिश्चित करें। हर पौधा धरती माँ के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। एक पेड़ माँ के नाम, धरती को दे हरियाली का काम। कानपुर चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बर्ड फ्लू की वजह से 56 दिन चिड़ियाघर बंद रहा। चिड़ियाघर दोबारा खुलने पर पहुंचे लोगों का चिड़ियाघर डायरेक्टर और रेंजर ने फूल देकर स्वागत किया। चिड़ियाघर में जू प्रशासन ने बायो सेफ्टी और रेगुलर निगरानी का इंतजाम किया है। चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने बताया कि जल्दी नई एक्टिविटीज शुरू की जाएंगी। लगभग 55-56 दिनों के बाद जो है हमारे चिड़ियाघर पुनः खुल गया है और हम लोगों ने भी काफ़ी उनका स्वागत किया। सुबह में जो भी स्टार्टिंग में जो 10-15 जो आए थे जो है उनको हम लोगों ने उनका स्वागत किया और उनमें काफ़ी जो है उत्साह है और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी जो चिड़ियाघर थी फुल कैपेसिटी में चले, ताकि जो यहाँ के जो पर्यटक हैं, जो यहाँ के लोग हैं आते हैं, उनको जो है वन्य जीवों के बारे में शिक्षा और जो है इंटरटेनमेंट वो प्राप्त कर सकें। कासगंज पुलिस को सफलता मिली है। बंधक बनाकर पिटाई मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट जा रही नर्सिंग को अगवा किया था। एटा में बंधक बनाकर पिटाई की थी। जो आरोपी उनमें से 2 आरोपी शिवम और कृपाल सिंह, 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें भी शेष 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है। इनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही इन सबको गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। करने का कारण क्या है? इनका पूर्व में मुकदमेबाजी चल रही है। संभवतः उस मुकदमे में ही कल उसकी तारीख थी और वो तारीख देखने जा रहा था। इस मुकदमेबाजी को लेकर के ही उन लोगों ने इसके साथ मारपीट करी थी, अपहरण करके जाके मारपीट किया ताकि इसमें ये गवाही न दे और ये मुकदमा उनका छूट जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है कि हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जिसे शिष्टाचार भेंट कर 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराने और तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने सहित अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।